वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों इस रिवाइज आंसर की को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, मतलब इसका जो कार्यकारी सिद्धांत है वो असल में क्या है। तो 5 विकल्प होते हैं ऐसे बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में, और अपकेंद्रण इसका सही उत्तर है। अपकेंद्रण के प्रभाव की वजह से ही ये कपड़ों को साफ कर पाती है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बारे में आपने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है। तो सबसे कम होती है शीशे में यानी कांच में, और निर्वात में ये सर्वाधिक होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए, कौन सी इसमें से सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि जो नहीं है वही आपको चुनना है, यानी दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं होगी, सिर्फ परिमाण ही पर्याप्त होगा। तो ऐसी जो राशि है वो इसमें से गति है। ध्यान दीजिएगा, वेग जो है वो सदिश राशि है और टॉर्क तो है ही है, बाकी विस्थापन आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि यदि पृथ्वी की घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है, मतलब पृथ्वी जो है वो तेज गति से घूर्णन करने लगती है, तो भूमध्य रेखा पर अगर किसी वस्तु को तोला जाता है तो उसके वजन में क्या महसूस होगा, मतलब वो वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, घटा हुआ या कैसा। तो घट जाएगा। अगर घूर्णन की रफ्तार बढ़ती है तो वजन यानी जो भार है उसका वो कम महसूस होगा। प्रश्न संख्या 5 को देखें। पूछा जा रहा है कि गति को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। तो गति की परिभाषा देने वाले गैलीलियो थे। ध्यान दीजिएगा, उसकी सरल व्याख्या न्यूटन ने की थी, लेकिन गैलीलियो के समय में ही इसकी परिभाषा आ चुकी थी। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नियम है जिसके आधार पर समान ताप और दाब पे सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये एवोगैड्रो का सिद्धांत है। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या के बारे में भी आप पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिए नोबेल पुरस्कार इन्हें इस सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था। प्रश्न संख्या 8, एक संवाहक के तापक्रम में परिवर्तन के कारण इसमें विभव में परिवर्तन होता है। ठीक है, टेम्परेचर में अगर चेंजेस आएंगे तो जो विभव है वो कन्वर्ट होगा। तो ये जो घटना है इसको क्या कहा जाएगा, ये थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जूल प्रभाव नहीं है, ये थॉमसन इफेक्ट है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। कहा जा रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस होता है, हमेशा ध्यान दीजिए ये उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 10 को देखें। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबकीय जो सिद्धांत है वो इसके नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मतलब ये है कि किसके द्वारा प्रदर्शित होता है ये जो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत है। इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी धातु की आवश्यकता होती है। तो प्लैटिनम की आवश्यकता होती है। इसमें निकिल, पारा या लोहा जो है वो काम नहीं करते। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखें। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं मूल कण के तौर पर। इनके द्वारा नाभिक का निर्माण होता है। बाहरी जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया कि कौन सी ऐसी धातु कर्म की प्रक्रिया है, मतलब मेटलर्जी का प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। मतलब धातु जो है वो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से पीतल के घटक हैं। तो पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है, जस्ता और तांबा। ठीक है, पीतल के घटक क्या है, जस्ता और तांबा, दोनों को मिलाइए। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सा अनबुझा चूना होता है। एक ठे बुझा चूना होता है और एक अनबुझा चूना होता है, यानी सक्रिय चूना, तो वो CaO होता है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखिए। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जो आयरन है ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और ऐसे उसका क्षरण शुरू हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जंग लगनी कही जाती है। तो लंबे समय तक बढ़ता जाता है, मतलब उसका वजन बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा है ना कि जब जंग लगता है तो लोहा भारी हो जाता है। तो ए वाला सही है। प्रश्न संख्या 16 को देखें। निम्नलिखित में से श्वेत धातु किसको कहा जाता है। ये 16वां प्रश्न। तो इसमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, असल में श्वेत धातु यानी सफेद धातु जो होती है ना वो मिक्सचर होती है। बेयरिंग इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड और लिथियम को मिलाते हैं तब ये बनती है। तो इसमें से कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं था, इसलिए ई वाले को चुना। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया कि जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं उनके बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले वाले में कहा गया कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती हैं, अशुद्ध नहीं प्राप्त होती। और यूरेनियम और सीसा, ध्यान दीजिएगा ये सीसा है यानी लेड की बात की जा रही है, ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्कृष्ट धातुएं होती कौन सी। तो केवल इसका पहला सही है, यूरेनियम और सीसा जो है इसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, पहला वाला सिर्फ सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखें। कहा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट है, विचार करके बताइए कि सही कौन सा है।
तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन जल का जो हिमांक है ना वो घट जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जल में जब आप मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं तो जल का क्वथनांक अपने आप कम हो जाता है। तो बताइए सही कौन सा है? सही दोनों है, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखें आप। इसमें कहा जा रहा है कि बायोगैस निम्नलिखित में से कौन से अवयव से बनी होती है, मतलब कौन सा अवयव या कौन सा कंपोनेंट उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो मीथेन ही मुख्य रूप से पाई जाती है। गैस में सबसे मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है? मीथेन होता है। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। 20वें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से, जो पटाखे होते हैं जब उनमें आप आग लगाते हैं, आतिशबाजी होती है, तो चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। अलग अलग रंगों के पीछे भिन्न भिन्न रसायन उत्तरदायी होते हैं। तो स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग का जो आतिशबाजी है वो हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 21 को देखें। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब जहां लवणता ज्यादा होती है वहां पर ये उगते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं। मृदा मतलब होता है मिट्टी, लवण मतलब नमकीन खारी मिट्टी होती है और उसमें इनका उद्भव होता है। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। परागण की परिभाषा सही क्या है इसमें से? मतलब परागण को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सही परिभाषा कौन सी होगी? तो पहली वाली ही सही है। परागकण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं परागण। यही जो प्रोसेस है इसको परागण कहा जाता है। ये परागकण का अंकुरण नहीं होता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 24 वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करना होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से किससे प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बाकी प्रकाश संश्लेषण के लिए बाहर के वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कुछ पौधों के नाम दिए हैं, जैसे पाइन है, फर है, स्प्रूस है, सेडार, लार्च और साइप्रस। ये सब मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं, मतलब इनसे आप लकड़ी प्राप्त करते हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मतलब ये कैटेगरी वाइज क्या है? तो ये आवृत बीजी नहीं होते हैं, इसको भ्रम में मत पड़िएगा, ये अनावृत बीजी होते हैं। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो भाई इसमें देखकर बताइए। देखिए मलेरिया की जो दवा है ना वो क्लोरोक्वीन होती है, ठीक है, तो ये इसमें सही दिया है। स्कर्वी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? मतलब उसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई ही नहीं जाती है, तो केचुए में नहीं पाई जाती, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो उसके खून का रंग कैसा होगा? लाल तो नहीं होगा, आप बताइए कैसा होगा। प्रश्न संख्या 28 कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जब अपघटित होता है तो उसके बाद अंतिम जो इसका प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज होता है। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। अधिकतर एंजाइम असल में क्या होते हैं? तो एंजाइम यानी जिन्हें शुद्ध हिंदी में विकर कहा जाता है, ये असल में प्रोटीन होते हैं। इनकी जो संरचना है वो एक प्रोटीन की संरचना होती है। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने, चिकित्सक भी वैज्ञानिक होते हैं, आविष्कार करते हैं, तो इसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाले कौन से थे? तो ये एडवर्ड जेनर थे, ठीक है। टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले की थी। प्रश्न संख्या 31 को देखें। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो है वो चुनाव अभियान कर रहे थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, तो आप भी जानते हैं जापान के थे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 और इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पे एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपना लिया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी का उल्लेख किया गया है और इसीलिए ये चर्चा में भी है। नेक्स्ट, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये अब्दुल्ला शाहिद थे। ध्यान दीजिएगा, अब्दुल्ला शाहिद थे। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही था। अगले प्रश्न को देखें, यानी 34वां, और इसमें कहा जा रहा है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ये ऑपरेशन गंगा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 ऑपरेशन गंगा। प्रश्न संख्या 35 को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है और दावा करते हुए वो कहता है कि ये एक विवादित क्षेत्र है जिस पर कि मेरा कब्जा है। अब ये है कहाँ पे आप बताइए? तो ये भूटान में है और चीन इस पर जबरन अपना अधिकार दिखा रहा है। प्रश्न संख्या 36 को देखें। 2023 का जो समय है आने वाला, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। यह शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट देने वाला व्यक्ति है, मतलब राष्ट्र है, ठीक है। बजट का जो पूरा समावेश है वो यही करता है। तो दूसरा और तीसरा तो ठीक है, लेकिन पहला वाला जो है वो गलत है, इसीलिए हम बी वाले को चुनते हैं। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता जो होता है FTA उस पर हस्ताक्षर किए? तो ये इजराइल है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है। प्रश्न संख्या 39 में कहा गया कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए, मतलब आर्कटिक प्रदेश की जलवायु की निगरानी के लिए कौन से देश ने अपना उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? ये उपग्रह उस क्षेत्र की, मतलब जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है उसकी निगरानी करेगा। तो ये रूस है, ठीक है। रूस को इस बारे में ज़्यादा रुचि है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 को आप देख रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली हैं, ठीक है। वैसे टीम इंडिया का प्रदर्शन आजकल अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की जो स्थिति थी उसमें पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नाम क्या था? तो ये हर घर दस्तक अभियान था और इसका ये फेज नंबर 2 था, मतलब ये 2.0 था। इसके बाद 42 में पूछा जा रहा है कि 30 जून 2022 करंट अफेयर में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन? तो ये एकनाथ शिंदे हैं। आप भी जानते हैं बड़ा उलटफेर हुआ वहाँ राजनीतिक तौर पर। प्रश्न संख्या 43 को देख लीजिए। 43 में कहा जा रहा है कि 75वां जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। ये किसका इनिशिएटिव था? तो केंद्र सरकार का था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सब चल रहा था। प्रश्न संख्या 44 को देखें। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा बना? तो उत्तराखंड था, ठीक है, हमारा पड़ोसी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 45 को देखिए। भारतीय राज्यों के राज्यपालों का यहाँ जोड़ा दिया हुआ है, राज्य और राज्यपाल दे रखे हैं। विचार करिए कि कौन सा सुमेलित है। तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, माफ कीजिए कलराज मिश्र, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक और गुजरात के फागू चौहान। बताइए कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो पहला दूसरा तो ठीक है भाई, लेकिन बाकी जो है वो गड़बड़ है। पहला राजस्थान का ठीक है और दूसरा वाला उत्तर प्रदेश का ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मतलब ये 46। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया कि खबरों में नजर आने वाला एला वेलिन वलारिवन, ये श्रेया अग्रवाल और रमिता, ये मतलब यहाँ नाम दे रखा है प्लेयर्स का, ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स का नाम दिया है, ये किस खेल से बिलोंग करती है? तो शूटिंग से इनका संबंध है, निशानेबाजी में ये माहिर है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 48 को देख रहे हैं आप। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किस व्यक्ति को सौंपा गया है? तो ये स्मृति ईरानी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार फिलहाल यही संभाल रही। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखिए। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की बात हो रही है। इसके उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में ये कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 50 में कहा जा रहा है कि टूम ऑफ सेंट, ये आप देख रहे हैं, ये उपन्यास का नाम है, रेत समाधि। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये उन्हीं का नॉवेल है। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गीतांजलि श्री के द्वारा कौन सा नॉवेल लिखा गया जिसकी वजह से इन्हें पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 51 को आप देखें। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दीप श्रेष्ठ हैं, जिन्हें कि बिहार से ये गौरव प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। 52वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 लेटेस्ट, उसके हिसाब से वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15 से लेकर 15.3, देखिए लगभग के तौर पे अगर दिया होता तो 15 दिया होता, लेकिन एग्जैक्ट दिया है तो 15.3 यानी 15.3% शहरीकरण का प्रतिशत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 को देखिए। खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बिहार में? तो ये मनोज तिवारी जी हैं। इसके बाद 54वें को देखिए। सीता माता की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति और हाइट कितनी है? तो 251 मीटर, बहुत अच्छी खासी हाइट है। इसका निर्माण बिहार के एक जिले में किया जा रहा है। जिला कौन सा है? सीतामढ़ी है। यहाँ नाम से भी आप गेस कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। मिथिला क्षेत्र की थी माता सीता, ऐसा माना जाता है। प्रश्न संख्या 55 में लिस्ट दी हुई है, मिलान आपको करना था और नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से सही तलाशना था। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। इसमें असल में बिहार के राज्यपाल का नाम दिया है
और मुख्य न्यायाधीश बिहार में कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो मिलान करना आसान था, आप आराम से इसमें मिला सकते हैं। बाकी आपको मिल जाएगा सी वाला इसका सही। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखिए, ऑपरेशन प्रहार ये किससे संबंधित है? तो प्रहार किस पे? नशाखोरी पे, तो नशाबंदी से ये संबंधित है। इसके बाद 57 में आपसे कहा गया कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक था, स्वर्ण पदक जीता और इसीलिए इतनी चर्चा भी है। 58वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये भागलपुर है, ठीक है, जिले के हिसाब से भागलपुर है। गिद्ध संरक्षण योजना ये भी चल रही है, तो कहाँ पे चल रही है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ध्यान दीजिएगा। गिद्ध जो है वो तेजी से विलुप्त होने लगे, तो उनके संरक्षण का प्रयास। सुनंदिनी कार्यक्रम ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो योजनाएं कार्यक्रम होते हैं ना, पूछा जाता है किससे इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया कि प्रथम बौद्ध महासभा यानी जो बौद्ध संगीतियां हुई थी 4, उसमें से पहली वाली कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में राजगीर में हुई थी, मगध का मूल केंद्र यही था। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ आप देख रहे हैं, गुप्त शासक ऐसा कौन सा था जिसने कि अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो बड़े भाई की हत्या उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए की नहीं थी, वो तो अपने परिवार की मर्यादा बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। और रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये सत्ता हासिल करते हैं और उनकी विधवा पत्नी से विवाह भी करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, बहुत ही प्रतापी राजा थे। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। बाद में इसमें हर्षवर्धन और तमाम जो प्रतापी शासक है उनके नाम आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 64 इसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो कुषाणों का व्यापारिक संबंध सीधा सीधा रोमन साम्राज्य से था। यहाँ आप ए वाले को चुन सकते हैं। 65वें में कहा जा रहा है कि मुस्लिम शासक जिनका कि साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये कौन था? तो इल्तुतमिश, सुल्तान की बाकायदा उपाधि इसको मिली, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में तो ऐसा नहीं हो पाया, वो सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट था, लेकिन इल्तुतमिश ने ये काम कर लिया। प्रश्न संख्या 66 को आप देखें, इसमें से खलीफा की शक्ति का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश ने नहीं किया था, खिलजी ने भी नहीं किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी और बलबन ने भी नहीं। तो इसमें से कोई भी जो विकल्प है वो ठीक नहीं मालूम होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं, तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान? तो ये तो आप जानते हैं कि ये विद्रोह किस समय करता है, बलबन के समय में करता है। प्रश्न संख्या 68 सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना पूरा मोर्चा खोल दिया था। हालांकि शाहजहां के समय में भी विरोध होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसके बाद आप 69वें प्रश्न को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो अयोग्यता का प्रावधान इत्यादि है उसको हटाने का, और ठगी का अंत। तो पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन ये जो धर्मांतरण वाला है ये सही नहीं है, और इसीलिए हम सी वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 70 को देखिए, 70वें क्वेश्चन में कहा गया कि सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था, ये अधिग्रहण होना चाहिए था यहाँ पे। तो सिंध को विजित करके उसका अधिग्रहण किया था, ये किसने किया था? यहाँ अंग्रेजों के नाम दे रखे हैं, तो उसमें से नेपियर का ये काम था। प्रश्न संख्या 71 भारत में पहली जनगणना कब आरंभ की गई थी? तो 1872 का समय था, प्रॉपर तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये तो आपको पता होना चाहिए, 23 मार्च 1931, ठीक। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। 73वें क्वेश्चन में कहा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, और उसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो तीसरे सत्याग्रही का नाम था ब्रह्मदत्त। ऐसे ही टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पहला दूसरा पूछेगा तब तो आप बता ही देंगे। 74वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि खुफिया रेडियो, उस समय भूमिगत रेडियो चल रहा था, तो उसका संचालन कौन कर रहा था? बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, जो छोटे वाले हैं वो कमान संभाल लेते हैं। तो उषा मेहता जो है ये भूमिगत होकर अपना रेडियो का संचालन करती थी। 75वें क्वेश्चन में कहा गया कि बिंबिसार का वैद्य कौन था? तो ये जीवक नाम के वैद्य थे, जो कि बाकी राजाओं का भी इलाज करते थे। 76वें क्वेश्चन को देखिए, 76वां ये नीचे है, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में किसको माना जाता है? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था, जिसने कि बिहार में तुर्की सत्ता को एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद 77वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उनका नाम वैसे भी आप पॉलिटी में बहुत बार देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कानू, चांद भैरव सिद्धू कानू ये भाई थे और इन्हीं के द्वारा इसे लीड किया गया था, तो सिद्धू और कानू का नाम आता है। इसके बाद 79वें प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया कि चौरी विद्रोह जो है, ये चौरी चौरा नहीं है, चौरी है, ठीक है। तो चौरी विद्रोह बिहार में किस साल में हुआ था? तो बिहार के संदर्भ में इसे आप देखें 1798 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1936 में। बंगाल का विघटन होता है, उसके बाद तमाम राज्य जो हैं वो टूटने लगते हैं। प्रश्न संख्या 81 को देखिए। 81वें में कहा गया कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य है, वही ऊर्जा का केंद्र है। बाकी सब जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसके चारों ओर ग्रेविटी में फंसकर चक्कर लगा रहे हैं। प्रश्न संख्या 82, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो है निफे, उसके निर्माण में किन निकिल और फेरस से बनी हुई है, ठीक है, मतलब कोर की बात की जा रही है। तो किन तत्वों की प्रचुरता है यही आपको बताना था। तो निफे से आप वैसे भी इसमें गेस कर सकते थे, निकिल और फेरस। यहाँ फेरम नहीं बल्कि फेरस होगा, मतलब वही बात है, लोहे को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 83 को देखिए। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने पेश की है? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र को पेश किया था, मतलब इसकी अवधारणा को पेश किया था डेविस ने। WM डेविस इनका पूरा नाम था। ये गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 अच्छे अच्छे नाम है ना पछुआ पवनों के संदर्भ में। तो ये पछुआ पवनों के लिए कौन से गोलार्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, जहाँ पे पछुआ पवनों की प्रचंडता की वजह से इन्हें अक्षांश के हिसाब से गरजता 40, प्रचंड 50 या क्रुद्ध 50 वही बात है, और चीखता 60 कहा जाता है। ये अक्षांशों के आधार पे 60 50 रखा गया है। इसके बाद 85वें प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि सार्गेसो सागर जो है वो किसका पार्ट है? तो ये अटलांटिक का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है। इसकी विशेषता क्या है जरा बताइएगा, ठीक है, सी वाले को चुना। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, अब ये तो आपको पता ही है, मैकमोहन है। इसके बाद 87वें में कहा गया कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, आप जानते हैं। तो ये किस वजह से होता है? वजह इसकी साफ साफ ये है कि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, और जिसके कारण ठंडा होने के लिए इन्हें पर्याप्त ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से वहां पर जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 को देखिए। 88वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 के आसपास का है, तो उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। साथ में कहा गया कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, और उसकी जो थीम थी वो थी सभी जीवन के लिए, मतलब सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये तो कोई आंख मूंद कर भी सही कर सकता है। तो तीसरा सही है। अब तीसरा सही है तो इसमें से कुछ विकल्प आप एलिमिनेट कर सकते थे, फिलहाल इसके तीनों सही है, तो डी वाले को चुना। इसके बाद 89वें क्वेश्चन को देखिए। करेवा ये एक खेती का प्रकार है, और ये किस लिए होता है, मतलब किस चीज का प्रोडक्शन इसमें होता है? तो इसमें केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। पूरा लंबे चौड़े खेत होते हैं और केसर उससे जब काट कर मतलब छांट कर निकाला जाता है तो टोकरी भरी केसर प्राप्त होता है। इसके बाद 90वें क्वेश्चन को देखें, इसीलिए इतना मूल्यवान होता है। थोरियम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पे है? तो ये केरल है, ध्यान दीजिएगा, बिहार मत चुन लीजिएगा। इसके बाद 91 में कहा गया कि अखबारी कागज उद्योग जो है इसमें कौन से स्थान पे अवस्थित है, अवस्थिति आपको बतानी है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नेपानगर, ठीक है, सी वाले ऑप्शन को चुनिए। पहली कोयला खदान भारत में कहां पर खोजी गई थी और खोदी गई थी? तो ये रानीगंज है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो बी वाला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 93 में कहा गया कि भारत की जनगणना 2011 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? भीलों की है, इसमें से अगर आप देखें तादाद के हिसाब से। प्रश्न संख्या 94 को देखिए। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो झारखंड के अलग होने के बाद इसकी जो स्थिति है वो सिकुड़ गई है, जितने खनिज संसाधन थे वो भी चले गए हैं और साथ में क्षेत्रफल भी, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। प्रश्न संख्या 95 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदलने के लिए माहिर है, मतलब नेपाल से जो पानी लाती है उसे बिहार में उड़ेल देती है और कब किस गांव में घुस के बहा ले जाएगी कहा नहीं जा सकता। इसके बाद प्रश्न संख्या 96 को देखिए। तिल्हाड़ कुंड ये जलप्रपात है, ठीक है, और ये जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट। एशिया की सबसे बड़ी और ताजे पानी की जो गोखुर झील है, ठीक है, वो कहाँ पे है, मतलब बिहार में कहाँ पे है? यहाँ पे लोकेशन नहीं बल्कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि झील का नाम क्या है। तो ये कनवार झील है, ध्यान दीजिएगा, ये ताजे पानी की है, सबसे बड़ी है एशिया में और गोखुर है, गोखुर प्रकार की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 98 को देखें। 98वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? तो ये जमुई से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जमुई से ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद 99वां क्वेश्चन। सिल्क सिटी के नाम से बिहार में कौन सा जिला जाना जाता है? तो भागलपुर, भागलपुरी चादर काफी फेमस है। इसके बाद 100 को देखते हैं। भारत की जनगणना के हिसाब से बिहार में महिला साक्षरता दर तो बहुत ज्यादा बेकार स्थिति थी, 51.50। अब इस बार वाला रिकॉर्ड आएगा तो उसमें कुछ उल्लेखनीय सुधार देखने के लिए मिल सकता है।
इसके बाद 101 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखिए, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कि 2022 में हुआ, निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? पॉलिटी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिंक किया हुआ है, 788 टोटल। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार करे, मतलब जितनी बार मन करे उतनी बार अगले चुनाव के लिए शामिल हो सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्य स्थिति में 3 ही सत्र होते हैं। 104वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है श्री MC सेतलवाद। प्रश्न संख्या 105 को देखिए, कहा गया कि एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुधारने की आवश्यकता होगी? मतलब किसमें संशोधन करना पड़ेगा? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना कि एक राज्य एक चुनाव की प्रक्रिया ऐसे तो लागू हो नहीं जाएगी, तो इसमें जितने अनुच्छेद दे रखे हैं कम से कम उतने को तो सुधारने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए ई वाले को चुना। प्रश्न संख्या 106 को देखिए, 106वें क्वेश्चन में कहा गया कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि जहाँ पे नहीं है वो आपको बताना है। तो नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, मेघालय में भी है, केरल में भी है, तो ई वाले को चुन सकते हैं। यहाँ जो 106वां क्वेश्चन है इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ ई वाला तो होगा ही, लेकिन एक से ज्यादा वाले विकल्प इसमें सही है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तीनों में ही पंचायती व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा विकल्प सही थे और इसलिए ई वाले को चुना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 107 में आप देख रहे हैं 2026 में ये जो परिसीमन मतलब पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक कर रखा गया है? तो ये जो इसमें डेडलाइन है वो 2026 तक की है। प्रश्न संख्या 108 को देखिए, 108वें में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, तो एक से ज्यादा विशेषताएं मैच कर रही हैं और इसीलिए हम इसमें ई वाले को चुन रहे हैं। प्रश्न संख्या 109 को देखें, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किसका गठन करती है? तो वित्त आयोग का करेगी। अगले क्वेश्चन को देखें, 110, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो सामुदायिक विकास के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, अब एक को आप नहीं चुन सकते हैं और इसीलिए ई वाले को चुन रहे हैं। आर्थिक विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, समरस जीवन, किसी समुदाय को डेवलप करना है तो बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। फिलहाल ई वाले को चुनते हैं। 111वें को देखें, NSSO के ये 68वां दौर जो इसका था, इसके आधार पे गरीबी के अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो NSSO का जो अनुमान है उसके आधार पे आप देखें इसमें सारे स्टेटमेंट तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डी वाले में कहा गया कि भारत की जो 33.35% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये वाला जो रिकॉर्ड है ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 को देखें, कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो भाई इसमें देखें आप पहले वाले कोई संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं, ये सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, आंशिक परिभाषा है। 113वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें कुओं का निर्माण नहीं किया जाएगा, बाकी सारी चीजें होंगी। क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114वां, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का संबंध बैंकों की पुनर्संरचना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, ठीक है, मतलब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी स्थिति सुधारना इसका उद्देश्य है। 115वें क्वेश्चन को देखिए, ये जो NPS है यानी नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो केवल पहला वाला सही है, बाकी जितने हैं सब गलत है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है, एकमात्र यही सही है। 116वें क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 यानी लेटेस्ट वाला उसकी प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो विनिवेश उसमें प्राथमिकता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं जिक्र आ सकता है लेकिन प्राथमिकता में नहीं है। बाकी जितनी चीजें हैं, PM गति शक्ति योजना, योजनाओं को गति पकड़ाने के लिए समावेशी विकास तो करना ही है, और जलवायु परक जितने भी कार्य हैं वो हमें करने, तो बाकी सब है, डी वाला नहीं। प्रश्न संख्या 117 को देखिए, कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में जो टैक्स है वो GDP के अनुपात का क्या था? मतलब इसका प्रतिशत आपको बताना है। तो 11.7% है, ये टोटल फैक्चुअल डाटा है। प्रश्न संख्या 118 में कहा गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के हिसाब से विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में, पीछे का पूछा है, तो 2018 में कितना था? ये था 1.7% आंकड़े के हिसाब से। अब ये आपको पता होगा तो ही आप चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 119वें में, मतलब 119वें में कहा गया कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के हिसाब से, ये चौथा एडवांस आंकड़ा है, तो इसके हिसाब से 2020-21 में भारत में कुल गेहूं का उत्पादन कितना है? तो गेहूं का प्रोडक्शन इस बार घटा भी है और जो बाहर सप्लाई कर दिया गया था और माल फंस गया था उससे भी समस्या, तो तमाम दिक्कतें हैं। फिलहाल यहाँ जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 109.5 मिलियन टन, ठीक है, 109.5 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 120 को देखें, जीवंत ग्राम कार्यक्रम
इसके संबंध में सही कथन पर विचार करिए। तो ये उत्तरी सीमा पर जो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास से संबंधित है, ठीक है, उन्हें जीवंत करना। 121वें प्रश्न में पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार राज्य का, उसके बारे में जो स्टेटमेंट रॉन्ग हो उसका आप चयन करिएगा। तो यहाँ जो ये दर दी गई है ना कि प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये वाला आंकड़ा गलत है। बाकी जितने हैं वो सही है। प्राथमिक क्षेत्र में जो 2.3% की दर से वृद्धि हुई है वो सही है, यहाँ पे आंकड़ा गलत दिया था। द्वितीय क्षेत्र में अच्छी खासी, सबसे पीछे प्राइमरी सेक्टर ही रहता है, तो फिलहाल इसका डी वाला। 122 को देखते हैं। 122 में आपसे कहा जा रहा है कि शहरीकरण का जो बढ़ता स्तर है उसके हिसाब से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आपको सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप जो क्रम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले नालंदा, उससे थोड़ा ज़्यादा मुंगेर और उससे भी ज़्यादा पटना। ये जो निशान है आप पहचानते हैं ना। इसके बाद 123 को देखिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है ये बिहार के जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें 3.47%। और 124वें क्वेश्चन को देखिए। राजकोषीय घाटा में आपको सीधे सीधे प्रतिशत मालूम होना चाहिए। 124 में कहा गया कि वह विकल्प चुनिए कि जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा न हो। 7 निश्चय किए गए थे बिहार सरकार के द्वारा और उसका फेज 2 चल रहा है, तो उसमें कौन सा पार्ट नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये तो है ही है, सशक्त महिला वाला भी है, और सिंचाई का पानी हर खेत में पहुंचना चाहिए ये भी है। तो बचता है सिर्फ डी वाला, जिसमें कि सभी के लिए वायु मार्ग उपलब्ध कराने की बात की गई थी, जो कि कतई प्रासंगिक नहीं। इसके बाद 125 में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम आपको चुनना है। तो नवादा जो है ये सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद किशनगंज आएगा, फिर पूर्वी चंपारण आएगा, फिर अररिया आएगा और अंत में शिवहर आएगा। 126 को देखिए। 126 में कहा गया कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, ये तो आप जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 127वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी। ये प्रस्थान कर रही थी आगे और घोड़ा इनका नया था और पहाड़ी नाले को पार नहीं कर पाता है, अंग्रेज घेर लेते हैं। प्रश्न संख्या 128 को देखिए। कहा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन के संबंध में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो बम की तरह नहीं गिरा, इसकी जानकारी लोगों को पहले से थी। विरोध हो रहा था, लेकिन जो नरमपंथी थे वो सोच रहे थे कि काम बन जाएगा, काम बनता नहीं। 129वें क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा, तो ये माइकल ओ डायर को मारते हैं, उसकी करनी का उसको दंड देते हैं। 130 को देखिए। 130 में आपसे पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी उपलक्ष्य में वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 131वां प्रश्न आप देख रहे हैं। इसमें से कौन सा 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये इसमें शामिल थे। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, तो ये 1931 में ही हुआ था। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और बाकी जो क्रांतिकारी हैं उनकी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 133वें प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो पूर्ण स्वाधीनता का जो विचार है ना वो सबसे पहले भगत सिंह के जेहन में आता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के जेहन में आता है। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसे अनुमोदित करते हैं, और ये जो लाहौर अधिवेशन होता है रावी के तट पे, वहां ये तय किया जाता है कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद 134 को देखते हैं। 134 में आपसे कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम दिया, और नाम क्या दिया, स्वराज द्वीप, ठीक है। इसका नया नाम था स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चौरी चौरा ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर क्षेत्र है वहां से जुड़ी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो पहले से चल रहा असहयोग आंदोलन था वो एकदम से निरस्त कर दिया जाता है। 136 में कहा गया कि खुदीराम बोस ने किसके स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, माफ कीजिए, किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो खुदीराम बोस के द्वारा ये जो प्रयास किया गया था ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। हालांकि इसमें जो किंग्सफोर्ड है वो मारा नहीं जाता है। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि पूरे देशव्यापी तौर पे फैल गया था। 138 को देखें। 138 में आपसे कहा जा रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था, तो ये जो श्रम मंत्रालय या श्रम विभाग है ये जगजीवन राम के पास था। 139 1942 में किस त्योहार के मौके पे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो ये फरार हो गए थे दीपावली के मौके पे, ठीक है, और काफी तहलका मच गया था। इसके बाद 140 को देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, और ये सितंबर 1946 में किया गया था कि दिसंबर 1946 में,
तो समय था दिसंबर 1946 का, ठीक है। ज़्यादातर जो कांग्रेस के प्रोग्राम थे वो दिसंबर में ही होते थे। इसके बाद 141 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया, अब यहाँ देखिए प्रश्न सीधा सीधा मैथमेटिकल है कि रुपये 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, ठीक है। और 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए ताकि ये हानि उसको ना हो और 20% का फायदा हो। तो 240 रुपये एक दर्जन का दाम अगर रखा जाएगा तो उसे इतना फायदा होगा। इसके बाद 142वें क्वेश्चन को देखिए, एक सम चतुर्भुज है, यानी उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और विकर्णों की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। कोणों का माप अलग अलग है और इसीलिए जो विकर्ण की लंबाई है वो भिन्न भिन्न है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका परिमाप कितना है। तो उसके लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए क्षेत्रमिति के, और ये 52 सेंटीमीटर होगा। इसकी जो परिमाप की पूरी मात्रा होगी या लंबाई होगी वो कितनी होगी, 52 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 143 को देखें। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी से समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ लगा रहा है। कुत्ते भी बहुत तेज दौड़ते हैं। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। अब कितनी देर में पार कर लेगी, तो 12 सेकंड लगेगा। 12 सेकंड में वो उसे पार कर जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न संख्या 144। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, मतलब उसका टाइम ठीक किया जाता है, और 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन वह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। मतलब यह है कि दूसरे दिन जो घड़ी है वो 11 बजे पूर्वाह्न इंगित कर रही है, यानी दर्शा रही है। तो सही समय उस समय क्या है, 10:48, ठीक है। समय उसका आगे सेट हो गया है तो 10:48 उस समय हो रहा है। इसके बाद 145वें क्वेश्चन में देखा गया कि 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। तो 5:27 सही 3/11 टू बी एग्जैक्ट, ये वो समय होता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक साथ होंगी, मतलब एक साथ पाई जाएंगी। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। 146 को देखिए, कहा गया कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, मतलब कर सकते हैं, और अनिल अकेला 20 दिन में कर लेगा। तो सुमन को अकेले करना पड़े तो वो कितने दिन में करेगी, 30 दिन में करेगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 147। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 26 ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, और एक ही साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी जो है, जो कि खिलाड़ी है यहाँ पे, तो दोनों खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मतलब 55 विद्यार्थियों की कक्षा जो है, दोनों में से कोई ना कोई खेल वो खेलना पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। दोनों का सेपरेट तो बता दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि दोनों खेलना चाहेंगे। तो ऐसे सिर्फ 5 विद्यार्थी हैं जो कि दोनों में ही रुचि रखते हैं। 148 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका कि गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 5200 है। तो ये 60 और 40 है। गुणनफल इनका करेंगे तो 2400 आएगा, और वर्ग करके, मतलब इनका जो वर्ग है उसे प्राप्त करके और उसे जोड़ देंगे तो हमें 5200 प्राप्त होगा, यानी 5200। प्रश्न संख्या 149 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 100 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 3 से विभाजित होती हैं। माफ कीजिए, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 5, 6, 7, इसमें से कौन सा होगा, 7 होगा, ठीक है। मतलब 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से एक साथ विभाज्य होती हूँ। प्रश्न संख्या 150 और अंतिम प्रश्न, कहा जा रहा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। गारा तैयार किया जा रहा है, तो मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का जो रेशियो है वो 6:1 का हो जाए। 28 किलोग्राम बालू आपको और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 28 किलो बालू उसमें और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर जो अनुपात है वो 6 और 1 का होगा। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।